नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने जो शपथ विधायक राज्यपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर को दिन दहाड़े ढूंढकर जिन अपराधियों ने यूपी के सीएम योगी को सीधी चुनौती दी थी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। प्रयागराज के नेहरू पार्क के जंगल में यूपी पुलिस ने अरबाज नाम के बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को पहली कामयाबी मिली है। प्रयागराज पुलिस के साथ ही एसओजी की टीम ने इस घटना में शामिल अरबाज नाम के एक शातिर बदमाश को मार गिराया है। जी हां, आज लगभग 3 बजे के आसपास नेहरू पार्क के इस जंगल में हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये पूरा नेहरू पार्क का जंगल इलाका है और यहाँ पर पुलिस को एक बात खबर मिलती है कि जो अरबाज है, जो की घटना में शामिल जो प्रयुक्त जो क्रेटा कार थी उसको उस वक्त चला रहा था, उसी क्रेटा में सवार होकर जो बदमाश थे वो मौके पर पहुंचे थे और इसके बाद उमेश की हत्या की गई थी और उसी कार को चला रहा था। तो अब उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद से दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई। फायरिंग में लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां चली। अरबाज अतीक अहमद गैंग का गुर्गा था और उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था, पुलिस के मुताबिक उसे अरबाज ही चला रहा था। पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। पुलिस एनकाउंटर में अरबाज का काम तमाम होने की खबर दुनिया के सामने आई तो देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि योगी ने मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। विधानसभा में सीएम योगी का बयान का जिक्र कर ट्विटर पर लोग लिखने लगे, कातिलों कफन की तैयारी कर लो, योगी की पुलिस तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या करने वालों की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की 10 टीमें 3 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही हैं। यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में दबिश देकर साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं। हत्यारों को पकड़ने के लिए प्रयागराज में छापे और वहां से बाहर जाने वाले रास्तों पर लगातार चेकिंग जारी थी। अरबाज इसी बिसात में फंसा और मारा गया। इधर सवाल उठ रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बाकी के 9 अपराधियों का भी क्या यही हश्र होने वाला है? उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की तह तक पहुंचने के लिए यूपी के बरेली जिला जेल में भी डीएम और एसएसपी की टीम ने छापेमारी की। बरेली जिला जेल में ही माफिया अतीक अहमद का भाई और पूर्व विधायक अशरफ बंद है। अशरफ उमेश हत्याकांड के आरोपियों में एक। अशरफ से पिछले दिनों कौन कौन मिला, कहां कहां बात हुई, उसे खंगाल कर साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर दूर गुजरात के साबरमती जेल में हुई, जहां माफिया अतीक अहमद बंद है। इस हत्याकांड की जांच के सिलसिले में उसे गुजरात से अब यूपी लाने की तैयारी तेज है। इस खबर के बाहर आते ही अतीक अहमद के घर वाले प्रयागराज के करेली इलाके वाले घर पर ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो क्या पता चला, आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम प्रयागराज के करेली इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में बाहुबली सांसद अतीक अहमद सालों तक अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन जब योगी सरकार ने उसके पैतृक आवास को जमींदोज कर दिया, उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी अपने बेटों के साथ इस मकान में रहने लगी। ये 2 मंजिला मकान है, आप देख सकते हैं कि 2 मंजिला ये मकान है, लेकिन इस घटना के बाद से यानी उमेश पाल की हत्या के बाद से यहाँ पर ताला लटक रहा है। परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। शाइस्ता परवीन भी यहाँ पर नहीं है फिलहाल, बताया जा रहा है। इसके साथ ही जो उनके कर्मचारी थे, जो उनके और परिवार के लोग थे, वो भी अब इस मकान को छोड़कर फरार हो चुके हैं। सीएम योगी के तेवर और यूपी पुलिस की सरगर्मी से माफिया अतीक के घर वालों के होश किस कदर फाख्ता है, उसकी गवाही ये चिट्ठी दे रही है जो माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता ने सीएम योगी को लिखी। इस चिट्ठी में शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की और अपने बेटों के एनकाउंटर का खौफ जताया। आपको बता दें कि हत्याकांड में सामने आए सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर गोलियां बरसाता नजर आ रहा है। इस वारदात के बाद उमेश पाल के घर वालों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 150 से ज्यादा पुलिस जवान उनके घर के आसपास तैनात हैं। उधर विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया और वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग की। उमेश पाल के कातिलों की तलाश में यूपी पुलिस खाक छान रही है। शहर दर शहर छापेमारी चल रही है। अब तक 40 से अधिक जो संदिग्ध थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। और इन सब के बीच में मृतक उमेश पाल के घर की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। धूमलगंज स्थित उनके घर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो घर है उसे एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएससी के साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं वो दिन रात यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और लगभग 100 की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, पीएससी के कर्मी हैं, वो शिफ्टवार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। उधर उमेश पाल हत्याकांड की जांच की रफ्तार पर एक और उनके घर वालों ने संतोष जताया, तो वहीं सीएम योगी के वचन पर भी उनका भरोसा पक्का है कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। योगी नाथ आदित्य मेरे पिता तुल्य हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों की जानकारी में नहीं है या मेरी जानकारी में नहीं है। वो अपना जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए। बाकी उन सरकार की अभी तक की जो कार्रवाई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? वो जो कुछ बताया ना, वो जो कुछ भी करेंगे वो सब क्या पता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन जो करेंगे हमारे लिए सही। अब आप लोग हमारा पीछा छोड़ दीजिए। उमेश पाल की पत्नी और मां ने सरकार की ओर से हो रही कार्रवाई पर संतोष जताया है। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी है कि माफिया अतीक को मिट्टी में मिलाने की यह कार्रवाई किस हद तक जाने वाली है। गुनाह के जरिए खड़े किए गए अतीक अहमद की अरबों की संपत्तियों को तो योगी सरकार पहले ही जमींदोज कर चुकी है। अब क्या उसकी राजनीति पर भी शिकंजा कसने वाला है, इसका इशारा मिल रहा है। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ये कह चुकी हैं कि अतीक अहमद और उसका परिवार इस हत्याकांड में दोषी साबित हुआ तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। देश में हिंदू राष्ट्र की चर्चा जो है वो गरमाई हुई है और इस चर्चा में सबसे आगे पर्चा है बागेश्वर धाम सरकार का। आज धीरेंद्र शास्त्री कैमरे के सामने आए और एक बार फिर हिंदू राष्ट्र से लेकर पाकिस्तान पर बात की। आज बाबा के तेवर जो है वो बहुत अलग थे। बाबा आज समझ भी रहे थे और चेता भी रहे थे। बाबा ने आज अपने विरोधियों को खास मैसेज दिया जो उनके भक्तों में वायरल है। बाबा ने क्या मैसेज दिया है, देखिए और समझिए इस खास रिपोर्ट में। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। हम गीदड़ नहीं है जो भक्तियों से डर जाए, हम डरने वाले नहीं है। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। किन किन को हमने देश नहीं दिया, अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो। 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, लीलाएं तो चलती रहती है। ये शब्द धीरेंद्र शास्त्री जी के हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जो इन दिनों सनातन ध्वज लेकर हिंदू राष्ट्र के नए ध्वजावाहक बने, या कह लें कि हिंदू राष्ट्र के नए पोस्टर बॉय बने।
अखंड भारत में पाकिस्तान तक की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के लिए चक्रव्यूह अब बड़ा होता जा रहा है। पहले मौलानाओं ने सीधा अटैक किया, अब सो कॉल्ड पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ा है। नागपुर से पटना तक हर दिन नई चुनौती मिलती है, जिसमें कई बार तो शब्दों की मर्यादाएं भी तार तार हुई दिखती हैं। कौन, कहां, कब क्या क्या कह रहा है, वो बातें आगे बताएं। उससे पहले आज धीरेंद्र शास्त्री ने अपने भाई शालिग्राम गर्ग पर लगे आरोपों को लेकर क्या कहा, क्योंकि यहाँ शास्त्रार्थ की नहीं कानून की चुनौती है। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विरोधियों को बागेश्वर सरकार ने सीधा और सरल जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसके बाद विवाद को आगे बढ़ाने का छोर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाए ये थोड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बाबा ने ऐसे बिल में हाथ डाल दिया है जहां विवाद खत्म होने की बजाय उसे और कितना लंबा और बड़ा किया जाए, इसकी संभावनाओं की तलाश हर दिन हो रही है। इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग से जुड़े विवाद में धीरेंद्र शास्त्री कोई भी सफाई खुद को लेकर दे दे, लेकिन विवाद खत्म हो जाएगा इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं। क्योंकि भाई पर लगे आरोपों की जांच भले पुलिस के पाले में डालकर छोड़ दी जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र की गर्जना के बाद से बागेश्वर सरकार का घेरा बढ़ेगा, इसकी आशंका पहले से थी और काफी हद तक ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक बागेश्वर बाबा के पीछे सबके सब पड़े हैं। जरा सुनिए उन मौलानाओं के बयान जिनके लिए आज की तारीख में बागेश्वर सरकार हिट लिस्ट में। कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। मुझे मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महाफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटा है से किसी के न घटा है न घटेगा। और शैतानी चीजों से एक मुसलमान को बिल्कुल मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अगर कोई चीज है फॉलो करने के लिए वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका। तो इस तरह के बाबा, इस तरह के मौलाना, इस तरह के मुजाविर, इस तरह के पीर बहुत सारे आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये फितनों का जमाना है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं वो सच्चे सनातनी हैं और सच्चा सनातनी कभी घबराता नहीं, शास्त्रार्थ की चुनौती को सामने से स्वीकार करता है, भागता नहीं, सामने वाले को भागने पर विवश करता है। भले सनातन की साख को चुनौती उस मौलाना मदनी से क्यों न मिले जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आज मदनी साहब को भी जवाब धीरेंद्र शास्त्री ने दिया। सुनिए मदनी साहब के बयान से विवाद क्या उठा था और जवाब क्या मिला। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कह दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है कि वो भी सनातन है। तो लायक हो या नालायक, सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। मौलानाओं के भले बुरे कहने से धीरेंद्र शास्त्री ने अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। शायद इसीलिए नहीं दे रहे हो कि इससे उनके सो कॉल्ड मिशन पर शायद कोई असर नहीं पड़ता। ये बातें वो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, और ऐसा होने पर किसी के लिए भी चुप रहना मुश्किल हो जाता है, सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ऐसे मुश्किल समय में सामने आकर मर्यादा में सवाल का सामना करना
बड़ी बात होती है। जवाब कैसा, कितना तार्किक होता है, उससे आपके व्यक्तित्व की गंभीरता का पता चलता है। पिछले करीब 2 हफ्ते से बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग से जुड़ा विवाद बड़ा होता जा रहा है। विवाद इस बात का है कि पिछले हफ्ते जब बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह होना था, तब वहीं के गढ़ा निवासी आकाश अहिरवार के साथ क्या हुआ। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट से बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आकाश अहिरवार का आरोप है कि उस पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह में आकर ही शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा नहीं होने पर धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने अब शब्द कहे, हाथ में कट्टा लहराया। ये वीडियो सामने आने के बाद छतरपुर पुलिस इसकी गहराई से जांच करने की बात कह रही है। मामला बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री पर यह दबाव था कि वो इस बारे में कुछ बोले, और धीरेंद्र शास्त्री ने चुप्पी नहीं साधी बल्कि दो टूक जवाब दिया। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया। हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तक जब तक ये 24 नहीं आ गई, तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते हैं। बागेश्वर सरकार ने बाजाबता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन सारे सवालों के जवाब दिए जिसे लेकर एक हवा बनाई जा रही थी कि बाबा ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है, इसलिए कि मामला उनके भाई से जुड़ा है। लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहे धीरेंद्र शास्त्री ने इस पूरे मामले में गेंद पुलिस के पाले में डाल दी। भारत की न्याय व्यवस्था पर 100% उम्मीद जता दी, अपने विरोधियों को सीधा जवाब दे दिया। कैमरे के सामने एक बार फिर से अपने उस मिशन की याद दिला दी जिसने उन्हें पूरे हिंदुस्तान में एक नई पहचान दिला दी। हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं सेंचुरी में। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भभकियों से डर जाएं। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम हैं, हम डरने वाले। बागेश्वर सरकार को पता है कि चुप रहना किसी समस्या का स्थायी हल नहीं होता। समस्या सामने आए तो उससे लड़ना होता है, दो दो हाथ करने होते हैं। कई बार वो दो आतताई बधारना भी कहता है। सवाल ये है कि हजारों लाखों लोगों की समस्या को श्री बालाजी की कृपा से ठीक करने का दावा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री के लिए आने वाला समय नई चुनौतियों से कितना भरा होगा, क्योंकि जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चुनौतियां भी उसी कद से आगे बढ़ती हैं। बिना चुनौती के जीवन नहीं होता, और एक धर्मगुरु होने के नाते धीरेंद्र शास्त्री से बेहतर इससे भला और कौन समझ सकता है। और इसी के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नई शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। देखिए, सूत्रों की अगर माने तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में बने लॉकअप में रखा गया है। मनीष सिसोदिया के लिए आज की रात और आने वाले 5 दिन कैसे बीतेंगे, हमारे सहयोगी मोहित ओम ने बताया। देखिए जरा। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई शराब नीति के घोटाले के मामले में कल गिरफ्तार किया था और आज उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है। और अब मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर है। और अगर सीबीआई हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 8 बजे के करीब आरोपी को लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी आरोपी से पूछताछ करनी हो तो केस का जो आयु होता है वो आरोपी को लॉकअप से निकाल सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है। अगर रेगुलर रूटीन की बात करें तो सुबह 7 बजे आरोपी को उठा दिया जाता है और 8 बजे तक आरोपी को नाश्ता दिया जाता है, जिसके बाद 1 बजे के करीब आरोपी को लंच दिया जाता है। और ये आरोपी के ऊपर होता है कि वो लंच कब करे, लेकिन 1 बजे के करीब जो लंच है आरोपी के लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। और इसी तरीके से 7 से 8 बजे के बीच में डिनर भी डाल दिया जाता है। और 24 घंटे के बाद मेडिकल टीम आती है। हर 24 घंटे में आरोपी का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दी जाती है। यही रूटीन मनीष सिसोदिया को अब अगले
5 दिन तक फॉलो करना होगा और 4 मार्च को सीबीआई मनीष सिसोदिया को दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और दोपहर 2 बजे तक सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश करना है और उसके बाद कोर्ट आगे का रुख अख्तियार करेगी कि मनीष आजाद और